जी अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम वेब बैनर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके लिए डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट क्या-क्या होती हैं और किस तरह हम वेब बैनर्स को एनिमेट कर सकते हैं। मोस्टली जो वेब बैनर्स की टाइप्स हैं वो 3 मानी जाती हैं। उनमें सबसे पहला जो है वो है लीडर बोर्ड वेब बैनर, दूसरा मीडियम रेक्टेंगल वेब बैनर और तीसरा जो है वो स्काई स्क्रैपर है। जो लीडर बोर्ड टाइप के वेब बैनर्स होते हैं वो मोस्टली वेबसाइट के हेडर या फिर फुटर के अंदर उनको दिखाया जाता है। उसके अलावा जो मीडियम रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप के वेब बैनर्स हैं वो मोस्टली सोशल मीडिया पोस्ट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और थर्ड वन जो है वो स्काई स्क्रैपर। स्काई स्क्रैपर जो है जिस तरह नाम से ज़ाहिर है ये लबूतरे टाइप के होते हैं और इन्हें मोस्टली वेबसाइट के राइट या लेफ़्ट विजेट के अंदर इनको डिस्प्ले किया जाता है। अब हम देखते हैं कि इनकी डिज़ाइनिंग किस तरह से होती है। तो चलिए चलते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर और देखते हैं कि हम इसको किस तरह मुकम्मल कर सकते हैं, किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने वेब बैनर के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट चाहिए, जो इमेजेस वगैरह चाहिए वो मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी हैं, जिनमें ये 3 शूज़ हैं मेन, वीमेन और किड के। एक हमारे पास लोगो है और बैकग्राउंड के लिए मैंने एक इमेज जो है pixel.com से डाउनलोड कर रखी है। इसके अलावा जो फ़ोटोशॉप है वो मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू पे। इसके लिए हम मोस्टली जो डिज़ाइन करते हैं वो मीडियम रेक्टेंगुलर टाइप का जो है वेब बैनर वो डिज़ाइन करने लगे हैं। तो इसकी विड्थ जो है वो 300 और हाइट जो है वो 250 रखूँगा और इसका नाम रख लेते हैं एनिमेटेड गिफ वेब बैनर। सही है। और चूँकि इस डिज़ाइन ने स्क्रीन पे डिस्प्ले होना है तो इसकी रेजोल्यूशन 72 जो है वो सही है, इनफ है। लेकिन फिर भी इस डिज़ाइन को मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए और हाई रेजोल्यूशन बनाने के लिए मैं इसकी रेजोल्यूशन जो है वो 300 कर रहा हूँ। सही है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कलर मोड की सिलेक्शन। कलर मोड की सिलेक्शन जब हम स्क्रीन के लिए डिज़ाइन कर रहे होते हैं, कोई चीज़, कोई आउटपुट या कोई डिज़ाइन जिसने स्क्रीन पे डिस्प्ले होना हो, तो इसके लिए हम कलर मोड जो है वो RGB इस्तेमाल करते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि RGB कलर मोड और CMY के कलर मोड में क्या डिफरेंस है तो मैं एक लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, जिसके ज़रिए आपको ये क्लियर हो जाएगा कि RGB और CMY के में क्या फ़र्क है। तो अब मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। तो अब हमारा जो है ये कैनवस, उसकी सेटिंग जो है मुकम्मल हो चुकी है और कैनवस हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा Z और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूँगा। जूम करने के बाद सबसे पहला काम जो करता हूँ मैं इसकी गाइड्स जो हैं वो सेट कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं अपने गाइड्स जो हैं उसको एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता हो कि मैंने अपना जो कैनवस है उसके अंदर डिज़ाइन को कहाँ तक एडजस्ट करना है। ठीक है। ये मैंने चारों तरफ इसके जो गाइड्स हैं वो मैंने सेट कर लिए हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा कलर और ये पिंकिश कलर जो है मुझे अच्छा लग रहा है अपने डिज़ाइन के लिए। और फिर मैं प्रेस करूँगा जी। जैसे मैं जी कमांड प्रेस करूँगा तो यहाँ से ग्रेडियंट टूल जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। सही है। अब यहाँ पे मैं इस लेयर के ऊपर जो है ग्रेडियंट अप्लाई करने लगा हूँ। तो हमारे पास ये एक अच्छा सा ग्रेडियंट अप्लाई हो चुका है। अब इस ग्रेडियंट को हम ब्लेंड करेंगे अपने बैकग्राउंड इमेज के साथ जो हमने पिक्सेल से डाउनलोड की थी। तो सबसे पहले उस इमेज को इस कैनवस पे लाते हैं। ये इमेज जो है हम इसे बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैं इसे उठा के लाता हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर और यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ। प्लेस करने के बाद मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा और अपने डिज़ाइन के मुताबिक बनाऊँगा। यहाँ से ये कुछ बेहतर है। सही। थोड़ा इसे और बड़ा कर लेते हैं। अब मैं इसे ओके पे क्लिक करता हूँ। अब जो इसको मैं रीनेम करने लगा हूँ बैकग्राउंड। सही है। और इसको मैं इस लेयर को जो है वो ड्रैग करके नीचे लाने लगा हूँ। अब हमारी जो ग्रेडियंट की लेयर ऊपर है और बैकग्राउंड की लेयर नीचे है।
अब इस जो ग्रेडियंट वाली लेयर है इसको ब्लेंड कर लेते हैं बैकग्राउंड लेयर के साथ। तो यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और चेक करूँगा कि कहाँ पे मेरा डिज़ाइन जो है वो मुझे बेहतर फील हो रहा है। ओवरले, सॉफ्ट, हार्ड, विविड। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे हार्ड लाइट पे ना ये डिज़ाइन जो है कुछ बेहतर नज़र आ रहा है, सॉफ्ट लाइट भी बेहतर है। चले हम सॉफ्ट लाइट सेलेक्ट करते हैं। सही है, अब मैंने यहाँ पे सॉफ्ट लाइट सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद जो हमारा अगला अगला काम है वो ये है कि हम जो लोगो है उसको इस कैनवस पे लेके आएँ। इसके लिए मैं दोबारा जाऊँगा अपने फ़ोल्डर के अंदर। यहाँ पे ये मेरा लोगो जो है यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैं इसको यहीं पे रीनेम कर लेता हूँ और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाता हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा मूव टूल और कंट्रोल प्लस टी प्रेस करूँगा और इसको रीसाइज़ कर लूँगा। रीसाइज़ करके मैं इसको लाने लगा हूँ यहाँ टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे। सही है, ओके कर। हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि हम वो सेल का जो आइकन है वो उसको हम डिज़ाइन करते हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा शेप टूल और इसमें मैं एलिप्स टूल को सिलेक्ट करने लगा हूँ और जो फिल कलर है मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ रेडिश, डार्क रेडिश। ठीक है, ये वाला। ये करने के बाद उसका स्ट्रोक जो है मैं नन रखूँगा। अब यहाँ पे आप शिफ्ट को होल्ड करेंगे और ड्रॉ करेंगे अपना एलिप्स। शिफ्ट को होल्ड करने का मतलब ये है कि आपका जो डिज़ाइन है वो प्रोपोर्शनल होगा। अब ये जो कलर है मुझे थोड़ा सा सही नहीं लग रहा, तो इस कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करूँगा, दोबारा से इस कलर पैलेट पे जाऊँगा और इसको थोड़ा चेंज करके देखेंगे कि ये कहाँ पे थोड़ा बेहतर नज़र आ रहा है। ये वाला आई थिंक थोड़ा बेहतर है। सही है, तो अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा मूव टूल को, इधर लेके आऊँगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है मैं सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट और यहाँ पे लिखूँगा सेल, SAL से, और इस सेल का कलर जो है वो वाइट कर लेते हैं। सही है, अब क्या करूँगा, मैं दोबारा से सिलेक्ट करूँगा मूव टूल और कंट्रोल प्लस टी करने के बाद मैं इसको रीसाइज कर सकता हूँ। अब इसको उठा के लाते हैं इसके ऊपर, लेकिन देखें ये इसके अंडरनीथ जा रहा है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इस जो टेक्स्ट वाली लेयर है इसको उठा के ऊपर लेके जाएंगे। सही, अब सेल को उठा के इधर लेके आता हूँ। सेल वाली लेयर और एलिप्स वाली लेयर इन दोनों को करेंगे सिलेक्ट। यहाँ से करेंगे मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको अलाइन सेंटर कर देंगे। सही है, अलाइन सेंटर करने के बाद मैं इसे करने लगा हूँ लिंक लेयर्स, ताकि ये जहाँ पे भी हम इसे मूव करें ये इकट्ठी मूव करने के लायक हों। सही है, सेल। अब मैं दोबारा से सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट टूल और यहाँ पे मैं लिखूँगा 50% ऑफ, 50%। सही है, इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, बल्कि नहीं, मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ मूव टूल, कंट्रोल प्लस टी करके ट्रांसपोज करूँगा और इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँगा। छोटा करने के बाद मैं इसका कलर जो है वो चेंज करूँगा। इसके लिए मैं दोबारा से सिलेक्ट करूँगा टेक्स्ट टूल, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूँगा और इसका कलर जो है मैं करने लगा हूँ ब्लैक। यहाँ पे मैंने इसे ब्लैक कर दिया। सही है, मूव टूल सेलेक्ट किया, इसको उठा के लेके जा रहा हूँ यहाँ पे। अब ये भी वही केस है सेम, तो क्या करता हूँ मैं इस 50 को उठा के इसके ऊपर ले जाता हूँ। सही है, अब ये 50 यहाँ पे आ गया, आ चुका है। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं प्रेस करूँगा यहाँ से मेरा जो मूव टूल सेलेक्ट है, मैं प्रेस करूँगा ऑल्ट और जैसे मैं यहाँ पे आऊँगा तो इसको मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ। सही है, अब डुप्लीकेट करने के बाद इसको मैं करता हूँ ऑफ और इसको भी रीसाइज कर लेते हैं। सही है,
इस टेक्स्ट लेयर को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। मैं इसको करूँगा Ctrl+T, राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से करूँगा रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसको उठा के मैं यहाँ पे लाने लगा। अब ये कुछ बेहतर लग रहा है, सही है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, अब इसके बाद मैं वो इमेज यहाँ पे लाने वाला हूँ जो कि जो हमारा मेन प्रोडक्ट है। मैं जाऊँगा अपने फोल्डर के अंदर। अब ये जो इमेज है विमेन शू, इसको मैं यहाँ से उठा के फ़ोटोशॉप के अंदर लाता हूँ। यहाँ आने के बाद मैं इसको थोड़ा सा रीसाइज़ कर लूँगा। ठीक है, रीसाइज़ करने के बाद इसको, इस लेयर को सिलेक्ट करते हैं और जो बैकग्राउंड लेयर है इसको कंट्रोल के साथ सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे इसको मैं सेंटर कर देता हूँ। ठीक है, लेकिन सेंटर करने से थोड़ा सा नीचे आ रहा है तो मैं इसको वापस ऊपर लेके जा रहा हूँ। सही हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हम वो बटन बनाएं जो शॉप नाउ या शॉप का टाइप का बटन होता है। तो इसके लिए दोबारा से मैं सिलेक्ट करूँगा शेप टूल। यहाँ से मैं राउंडेड रेक्टेंगल टूल को सिलेक्ट करने लगा हूँ। इस बार जो है वो फिल कलर मैं कुछ और रखूँगा। कौन सा होना चाहिए उसके लिए क्या करते हैं, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये वाला कलर जो है आई थिंक बेहतर होगा। फिल जो है वो इस कलर के साथ, जो एक ऑरेंज का कोई शेड है, और स्ट्रोक इसका नन होगा। ठीक है, इतना सा बटन आई थिंक काफ़ी होगा। हाँ सही है, ये कुछ अच्छा लग रहा है। तो क्या करते हैं, इसके बाद मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद ये वाली जो, इसको मैं नाम देता हूँ बटन। नाम देने के बाद मैं ऐसे डबल क्लिक करूँगा। हमारे पास एक लेयर स्टाइल का जो है विंडो ओपन होगी। तो इसको मैं ड्रॉप शेडो देने लगा हूँ। ड्रॉप शेडो देने के लिए मैं इसको जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ तो ड्रॉप शेडो ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा, क्योंकि ये मैंने सेटिंग्स कुछ पहले से कर रखी है। तो मैं अभी इसकी मज़ीद कुछ एडजस्टमेंट करता हूँ। डिस्टेंस बढ़ा दिया, साइज़ आई थिंक इतना काफ़ी है, और मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ। सही है। अब इस बटन लेयर को और बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करता हूँ मैं और इसको सेंटर कर देता हूँ। सही। अब हमें क्या करना है, अब इस बटन के ऊपर हमें शॉप नाउ का जो है टेक्स्ट लिखना है। मैं दोबारा से टेक्स्ट टूल में जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, सॉरी ये होगा शॉप नाउ। इस सारे को सिलेक्ट करेंगे, इसको कलर देंगे वाइट, और यहाँ से मूव टूल सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+T करके ट्रांसपोज करेंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पे ये सही हो नज़र आ रहा है या नहीं। इसको मज़ीद थोड़ा सा छोटा करते हैं, और अब इस टेक्स्ट शॉप नाउ वाली लेयर को और बटन वाली लेयर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इनको सेंटर कर देंगे। सही है। और अब मैं इसको लिंक भी करने लगा। सही। अब इस लिंक लेयर को उठा के मैं थोड़ा सा नीचे लाऊंगा, क्योंकि मुझे इस जगह पे थोड़ा सा और टेक्स्ट लिखना है। अब मैं क्या करने लगा हूँ, दोबारा से सिलेक्ट करने लगा हूँ टेक्स्ट टूल। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से चेंज करूँगा इसका जो है सॉरी, यहाँ से मुझे पहले से लिखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वुमेन्स शूज़। इस सारे को सिलेक्ट करेंगे Ctrl+A करके, इसका जो ये कम कर देते हैं। सही है। इसको मैं मूव टूल सेलेक्ट करूँगा, इसका जो साइज़ है वो कुछ कम कर देते हैं। अब क्या करना है, मुझे इस टेक्स्ट लेयर को और बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना है और इसको मुझे सेंटर कर देना है। सही। अब मैं क्या करने लगा, अब इस लेयर को पैनल में हमारे पास ये बैकग्राउंड की लेयर्स मौजूद हैं, और जो विमेन शूज़ और विमेन
शूज़ का जो टेक्स्ट है ये लेयर मौजूद है, बाकी को मैंने एक ग्रुप में इकट्ठा कर दिया। अब यहाँ पे क्या करना है हमें, जिस तरह ये वीमेन शूज़ है इस तरह हमें मेंस शूज़ भी चाहिए होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जो मेंस शूज़ हैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ फ़ोटोशॉप के अंदर, इसको रीसाइज़ करता हूँ, रीसाइज़ करके थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको यहाँ पे लाता हूँ। सही है। और क्या करने लगा हूँ, अब मैं यहाँ पे जो विमेन शूज़ था, सॉरी विमेन शूज़ की लेयर है उसको इनएक्टिव कर देता हूँ, हाइड कर देता हूँ। अब हमारे पास देखें सिर्फ मेंस शूज़ जो हैं वो हैं, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट जो है विमेन शूज़ का आ रहा है। तो क्या करता हूँ, मैं इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ। अब क्या हुआ, कॉपी करने के बाद मैंने जो पहले वाली विमेन शूज़ की लेयर थी उसको इनएक्टिव कर दिया है, और इस जो लेयर है इसको मैं चेंज कर देता हूँ। अब ये है मेंस शूज़। ठीक है, मेंस शूज़ है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और बैकग्राउंड लेयर को भी सिलेक्ट करता हूँ, इसको अलाइन सेंटर कर दिया। अब हमारे पास देखें मेंस शूज़ और मेंस शूज़ का टेक्स्ट, ये दोनों लेयर्स हमारे पास हैं। मैं फिर से इनको इनएक्टिव करता हूँ, दोबारा वापस जाता हूँ अपने फोल्डर के अंदर, और किड्स जो है इसका प्रोडक्ट जो है, इसका जो शूज़ प्रोडक्ट है वो लाता हूँ। मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद मैं इसको यहाँ पे प्लेस करने लगा हूँ। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको मज़ीद छोटा करते हैं। सही। और इस मेंस लेयर को मैं एक्टिव करके इसकी एक कॉपी लेने लगा हूँ। कॉपी लेने के बाद मैं इस मेंस लेयर को दोबारा से इनएक्टिव कर दूंगा, और अब इसको मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट इसकी कर लूँ। अब इसको मैं नाम दूंगा किड्स शूज़। ठीक है, मूव टूल सेलेक्ट किया, किड्स शूज़ वाली लेयर को सिलेक्ट किया, और उसके अलावा उसके साथ जो है बैकग्राउंड लेयर को, इसको सेंटर कर दिया। ठीक है, थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लें इसकी थोड़ा सा नीचे आ जाए तो बेहतर होगा। सही है। अब हमने क्या करना है, मैं जूम करके जूम आउट करता हूँ इसको, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया वैसे। इसको यहाँ से जूम आउट करते हैं, इसको मैं 150 कर देता हूँ। ठीक है, और अब मैं जाऊँगा विंडोज़ में। विंडोज़ में जाने के बाद थोड़ा सा डाउन मूव करेंगे तो यहाँ पे टाइमलाइन का ऑप्शन होगा, मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास नीचे जो है टाइमलाइन आ चुकी है। तो क्या है, मैं जो लेयर हमारे पास सिलेक्ट है किड्स लेयर, ठीक है, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, क्रिएट फ्रेम एनिमेशन करता हूँ। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो देखें मेरे पास जो है ये एक फ्रेम आ चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ, 1 2। ठीक है, अब देखें जो पहली लेयर है, क्योंकि मेरे पास 3 प्रोडक्ट है ना, किड्स, वुमेन और मैन, इसलिए मैंने इसकी 3 लेयर जो हैं टाइमलाइन फ्रेम के अंदर ली हुई हैं। अब मैं पहली लेयर के अंदर जो है किड्स शूज़ को रखूँगा, और इसके साथ जो मेरी टेक्स्ट लेयर एक्टिव होगी वो किड्स शूज़ की टेक्स्ट लेयर होगी। जब मैं दूसरे लेयर पे आऊँगा तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस किड्स वाले दोनों लेयर और टेक्स्ट लेयर इसको इनएक्टिव कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे लाता हूँ मेंस शूज़ का टेक्स्ट और मेंस शूज़ की प्रोडक्ट। ठीक है, मतलब कि पहले में मेरे पास किड्स था, दूसरे में मेंस आ गया। अब मैं तीसरी लेयर पे आ गया हूँ। तीसरी लेयर पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा से किड्स शूज़ का टेक्स्ट और प्रोडक्ट दोनों को इनएक्टिव कर देता हूँ। अब मैं जाऊँगा विमेन शूज़, यानी कि मेरे पास विमेन शूज़ का टेक्स्ट हो और विमेन शूज़ की प्रोडक्ट हो। सही है। अब अगर आप गौर करें तो देखें पहले लेयर के अंदर विमेन शूज़ है, सॉरी किड्स शूज़ है और उसका टेक्स्ट है। दूसरी लेयर में आएंगे तो मेंस शूज़ है, और यहाँ से गलती होगी हमारे पास, देखें हमने क्या करना है, मेंस शूज़ है तो मेंस शूज़ का टेक्स्ट लेना है। हाँ अब देखें, अब सही है। पहले में क्या था, पहले में था किड्स शूज़ और किड्स की प्रोडक्ट थी, दूसरे के अंदर मेंस शूज़ मैन की प्रोडक्ट, तीसरे के अंदर विमेन शूज़ विमेन की प्रोडक्ट। अब आपने क्या करना है, यहाँ से नीचे देखें सब जो है 0 सेकंड्स पे हैं। आपने इनको शिफ्ट के ज़रिए से सबको सिलेक्ट करना है और यहाँ से उनका टाइम चेंज कर देना है। मैं इसका टाइम चेंज कर रहा हूँ 1 सेकंड पे। आप एक मरतबा इसे यहाँ से चला के देख सकते हैं।
इनको 1 सेकंड का टाइम दे दिया है। अब हम इसको एक मरतबा चेक कर लें। जैसे मैं इसको यहाँ से प्ले करूँगा तो देखें 1 सेकंड के बाद हमारा जो है डिज़ाइन जो है वो एनिमेट हो रहा है। यहाँ से एक और ऑप्शन भी है जो कि है फॉरएवर का। अगर आप फॉरएवर रखेंगे तो आपका डिज़ाइन हमेशा जो है रेवोल्यूशन में रहेगा, यानी कि रोटेट होता रहेगा, एनिमेट होता रहेगा। अगर आप इसको कम करना चाहें तो 3 टाइम्स कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ फॉरएवर के लिए ही। सही है। अब मैं यहाँ से इसको करूँगा सेव करने के लिए मैं जाऊँगा फाइल पे जाने के बाद मैं इसको करूँगा एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट पे आने के बाद सेव फॉर वेब करूँगा, क्योंकि हमने इसको वेब पे जो है डिस्प्ले कराना है। वेब पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आएगा। आपने जो प्रीसेट के अंदर देखना है GIF 120 D3, ओके, और यहाँ से इसको सेव कर देना है। जैसे आप सेव करेंगे आपने लोकेशन बतानी है। मैं इसको फ़िलहाल डेस्कटॉप पे सेव करने लगा हूँ। अब इनको प्रीव्यू करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप इनको इंटरनेट एक्सप्लोरर में प्रीव्यू करें। हमारा ये वाला डिज़ाइन था, मैं इसको राइट क्लिक करके इंटरनेट एक्सप्लोरर में प्रीव्यू करता हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन जो है नाइसली एनिमेट हो रहा है। ये क्या चीज़ है, इसको ख़त्म करते हैं। ये टैब्स ऑटोमेटिकली ओपन हो रहे हैं। यहाँ से देखें, ये हमारा डिज़ाइन जो है वो एनिमेट हो रहा है और बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब आपने अगर गौर किया हो तो हमारा डिज़ाइन जब कैनवस पे था तो उसके पिक्सल थोड़े से सही नहीं लग रहे थे, लेकिन जैसे वो डिज़ाइन वेब पे आया तो अब इसके पिक्सल बहुत प्यारे लग रहे हैं। हमारा शॉप नाउ का बटन बड़ा प्यारा लग रहा है। जो सेल का पीछे एक बैकग्राउंड हमने दिया हुआ है आइकन सा, वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो इस तरह आप जो है कोई भी प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकते हैं, कोई भी प्रोडक्ट का वेब बैनर डिज़ाइन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आप इस वीडियो के मुतालिक कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। अल्लाह हाफ़िज़।